बच्चों की पढ़ाई, युवा की कमाई, बुजुर्गों की दवाई। हाँ बिल्कुल, मेरी वर्दी पे जो उंगली उठाएगा ना तो फिर मेरे अंदर का पुलिस जाग जाता है। कहीं ये ना हो बाद में अपनी जो गलतियां हैं उसकी जिम्मेदारी भी मोदी जी पे डाल दे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गए हैं। अब ऐसे में बात की जाए आखिरी चरण की तो आखिरी चरण में कई सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं और उसमें से एक सीट है बक्सर लोकसभा सीट। और बक्सर लोकसभा सीट चर्चा में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय IPS आनंद मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ खुद आनंद मिश्रा है, लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, कैसा लग रहा है चुनाव प्रचार कर रहे लोगों के बीच जा रहे हैं, पहले तो ये बताइए। जी नहीं, अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो हमेशा से लोगों के बीच जाता ही रहा हूँ एज अ ऑफिसर, तो ये तो मेरा काम भी था। और लेकिन हाँ, आपकी थोड़ा सा रूप अलग है और ये मैं अभी तुरंत मतलब चुनाव के करीब नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जब से मतलब पहले से काफ़ी दिनों से ही लोगों से मिलता रहता हूँ। मैं 2017 से अपने क्षेत्र में एक्टिव हूँ, सोशली एक्टिव हूँ, तो पॉलिटिकली नहीं करता था कुछ भी। बट ये जनवरी 2024 से मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ, तो उस वक्त से मैं काफ़ी लोगों से मिला था। अभी ये है कि अब ना वो पॉलिटिक्स वाली बात आ गई है क्योंकि अब लोग क्या आप पे अटैक करने लगे हैं, आपके बारे में बोलने लगे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जिससे फिर आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं, विच आई यूज्ड टू अवॉइड। मैं यहाँ काम करने में, पॉलिटिक्स करने तो आया ही नहीं, मैं तो डेवलपमेंट काम के लिए आया। तो वो चीज़ है, वो मिला के प्लस फिज़िकली एग्जर्टिंग काम है और वो है, प्लस इतने सारे लोगों को एक साथ लेके चलना है, इतने सारे पब्लिक में भी देखिए जनता के भी इतने इमोशंस हैं जो कि अपनी जगह पर सब ठीक है, इसमें कोई गलत इमोशन नहीं है, सबको एक साथ सामंजस्य बना के आगे बढ़ना है। तो ये बहुत कुछ नई सिखलाई भी है मेरे लिए और एक सुपर गुड एक्सपीरियंस है। मैं ये मानूंगा कि सारे इस प्रक्रिया के बाद हम MP तो बनेंगे ही, लेकिन साथ साथ एक और भी बेहतर और सुलझे हुए इंसान बन जाएंगे। क्या लग रहा है, मतलब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और समस्याएं जो है लोगों की, या फिर अगर बात की जाए कि लोग क्या चाहते हैं, अपने जो भी सांसद उनके बन के आए उनसे क्या चाहते हैं? देखिए इसका ना सबसे पहले लोग एकदम डिप्रेस्ड हैं, मतलब ना वो निराश है, हताश है, उनको उम्मीद ही नहीं है किसी पे। मैं भी जाता हूँ ना तो लगता है उनको कि उनको मुझसे भी मतलब होता है ना कि आप जब बताते हैं ठीक है, थोड़ा सोबर होते हैं, जानते हैं, ठीक है, देखते हैं। मैं उनको बताता हूँ भाई देखो मैं नेता नहीं हूँ, है ना, तो उस तरह से तो फिर भी वो सुनते हैं बट बोलते हैं क्या फ़ायदा, वोट के बाद सब एक ही हो जाते हैं, सिर्फ वोट के टाइम में लोगों को याद आते हैं हम। तो आप समझ सकते हैं कितना निराशा है लोगों के बीच में। और दूसरा क्या चाहते हैं, तो एक सबसे मिनिमल मैं आपको बताता हूँ। 3 दिन पहले की बात है, राजपुर एरिया क्षेत्र में मैं घूम रहा था, तो वहाँ पे एक महिला ने मुझसे बोला कि बेटा हम आपको वोट तो दे देंगे, आप मेरे लिए काम कर देंगे। मैं कहा बिल्कुल, बताएं क्या करना है आपके लिए। बोले हमारे मंदिर में ना एक माइक लगवा दीजिएगा, बस वो MP से उनको। मैंने कहा और कुछ नहीं चाहिए? बता नहीं बस इतना कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है। वो बहुत गरीब तबके से हैं, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस है ना, उनको लगता है कि यार ये वैसे काम वाम के हैं नहीं, कुछ करेंगे नहीं, इतना ही कर ले तो बहुत है। और जनरली लोगों के ना रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी बात बताऊँ मैं दक्षा जी, कि जो क्रक्स में क्या समय में लोग ना एक ही चीज़ चाहते हैं, सुनवाई हो उनकी, कोई सुनने वाला नहीं उनका। बच्चा बेटा गुजरात में है और कहीं पे काम कर रहा है, 3-4 दिन से बेटे से बात नहीं हुई। अब ये माँ परेशान है कि किससे बोलूँ, कौन सुने मेरी बात, कौन मेरा कनेक्ट करे बेटे के साथ, कहाँ गया, किसी का तबीयत ख़राब है, कुछ इलाज कराना है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं कि इसको कैसे इलाज होगा। कोई मैटर से पुलिस स्टेशन गया, दरोगा साहब सुन नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो सुनवाई कौन करे इनकी। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है कि मैंने इसको बहुत प्रायोरिटी पे लिया है। और जैसे ही हम MP बनते हैं हम लोग, तो मैं एक जन सेवा केंद्र, जन सेवा या जनसंपर्क केंद्र आप कह लीजिए, उस हिसाब से मैं सांसद जनसंपर्क केंद्र स्टार्ट करने वाला हूँ, और जिससे आई एम श्योर कि ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक सॉल्व होगा। अच्छा, क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, जहाँ तक आपने भी कहा कि लोग निराश हो चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज भी घट रहे हैं। अगर और पिछले इलेक्शंस की बात की जाए तो उसमें वोटिंग परसेंटेज जो थे लोगों के ठीक ठाक थे, लोग घर से निकल रहे थे, वोट कर रहे थे। लेकिन अगर इस इलेक्शन में देखेंगे, अभी 6 चरणों के चुनाव अब तक हो चुके हैं और मुझे लगता है कि आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर ढंग से लोगों के बीच में रहते तो समझते। तो क्या लगता है, क्या कारण है कि वोटिंग परसेंटेज इतने ज़्यादा घट चुके हैं? एक बड़ा तख्ता है, मुझे जो समझ में आता है, जो भाजपा का है, और वो तख्ता ना वो अभी कंफ्यूज स्टेज में है, जो नहीं दे रहा वोट।
तो उसे काफ़ी उम्मीदें थी। तो बक्सर की मैं बात करूँ स्पेशली, तो लगभग सारे देश में एक चला। तो ये जो है उसको काफ़ी उम्मीदें थी। तो मोदी जी पे भी उनको भरोसा है, भाजपा पे भी उनको भरोसा है, लेकिन वो न्यूट्रल होकर रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब इस बार विल नॉट एक्सेस, अब वो किसी और को दे नहीं सकते, कहीं और देंगे नहीं, और इनको भी देने में हिचक रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि यार जो वायदे हुए थे वो पूरे नहीं हुए, जो बातें सुन रहे उसमें भरोसा नहीं हो रहा है। तो इन सब के कारण से ही मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ये थोड़े वोटिंग परसेंटेज कम हुए हैं, क्योंकि गर्मी एक इशू है, मौसम एक इशू है, बट इतने ही मौसम में पहले भी लोग जाते थे, देते थे, और बाकी जगह दे ही रहे हैं। तो आई थिंक कि ये एक मेजर इशू है। अच्छा, बीजेपी की जहाँ तक बात हो रही थी, बीजेपी की अगर बात की जाए, क्या लगता है बीजेपी ने आपको धोखा दिया? नहीं, बीजेपी देखिए, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। लोग इस तरह का ज़बरदस्ती मेरे मुंह में बात डालते हैं। हाँ, कुछ न्यूज़ चैनल ने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लिख दिया है बड़े और वो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेते कि किसने लिखा। तो लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मैं कभी नहीं बोला मैंने कि किसी पार्टी ने मुझे धोखा दिया। एक आश्वासन था मेरे पास कि शायद मुझे वहाँ साथ में काम करने मौका मिलेगा। वो आश्वासन होता है, वो कमिटमेंट नहीं होता है। तो उतना ही था, जो कि अनफॉर्चुनेटली ये ज़रूर कहूँगा कि जितना मैं भी भरोसा करता था कि एक बड़ी पार्टी है, ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, बहुत तरीके से इसमें काम होता है, लोगों की सुनवाई होती है, कम से कम लोग सुने जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ से वंचित रहा मैं। तो मुझे बड़ा कहते हैं ना कि आपका आई ओपनर जैसा था कि यार हम तो मतलब कुछ और सोचे थे, यहाँ कुछ और ही निकल रहा है। लेकिन फिर भी आश्वासन तो मिला। हाँ, आश्वासन मतलब क्या था कि देखिए, ग्रीन सिग्नल, एग्जैक्ट वर्ड है ग्रीन सिग्नल। मुझे कहा गया था ग्रीन सिग्नल है, आगे बढ़ो, आप रेजिग्नेशन डालिए और काम में आइए, लगिए। तो मैं जब आया तो पार्टी नहीं ज्वाइन करने दिया मुझे, पार्टी ही नहीं ज्वाइन करने दिया। मैं जितने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ के भाजपा के, अपने बिहार में और दिल्ली में भी हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों से मैंने कहा, पार्टी नहीं ज्वाइन करने दिया मुझे हमेशा टाल देते थे। हाँ, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, रुकिए, बताते हैं, हाँ करते हैं, ऐसा कर करके आपको क्या ज़रूरत है, टिकट डिक्लेयर होगा तो साथ ही हो जाएगा, इसमें आपको कोई दूर बाहर से तो आप आ नहीं रहे, आप दूसरे थोड़ी, आप तो अपने ही हैं, ऐसी बातें करके लास्ट में हवा में रख दिया। तो यही है। अब इसको विश्वासघात कहेंगे, इसको अगर आप कहेंगे कुछ भी जो बातें आप कह रहे हैं, तो हाँ लगता है थोड़ा सा कि शायद एक आई डिज़र्व्ड अ बेटर ट्रीटमेंट। आखिरी बार भी जब हमारी मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा, तो इस पर चर्चा हुई थी कि पार्टी आप ज्वाइन करेंगे या फिर पार्टी से आश्वासन मिल रहा है, क्योंकि बक्सर लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, सीट की बात की जाए, तो लड़ने की बातें काफ़ी दिनों से चल रही थी, चर्चा हो रही थी कि आप भी लड़ेंगे। तब ऐसे में उस समय में भी लगातार आश्वस्त आपको किया जा रहा था, और अब टिकट नहीं मिला तो ठीक है, निर्दलीय आप लड़ रहे हैं चुनाव, तो अब कैसा लग रहा है? जनता के बीच में हैं और मतलब अकेले इंडिपेंडेंट जा रहे हैं सबके बीच में, तो नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ना, पता है, अगर मैं पार्टी से आता ना तो शायद मेरा अस्तित्व नहीं बनता, मेरा अपना आइडेंटिटी नहीं बनता, मुझे भी नहीं पता चलता कि मैं कितना काबिल हूँ। हाँ, जनता मुझे मानेगी या नहीं। मैं जब जाता हूँ लोगों के पास तो वो मुझे मान रहे हैं या वो भाजपा का सिंबल देख के मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो बात समझ में नहीं आता। अभी जो प्रत्याशी महोदय है, देखिए, वो हर वोट मोदी जी के नाम पे मांगते हैं कि आप मुझे वोट देंगे, उनको वोट जाएगा। मतलब मजाक बना रखा है लोगों ने। तो कम से कम आई एम हैप्पी कि कम से कम मैं अपने दम पे मांग रहा हूँ वोट, अपनी काबिलियत पे मांग रहा हूँ, अपनी योग्यता और अपनी जिम्मेदारी पे वोट मांग रहा हूँ। एक सवाल भी बहुत उठता है कि जो भी प्रत्याशी एनडीए के जो भी प्रत्याशी जा रहे हैं, चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लोगों के बीच उतर रहे हैं, तो वो केवल एक ही बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया है देश के लिए, इतने सालों में वो किया है, तो आप हमें वोट दीजिए। अब इसका क्या देखिए, एक पार्टी है, इस पार्टी का अपना काम करने का ढंग है, तो उनको लगता है कि इस तरह से यूनिटरी स्टाइल में काम करना चाहिए, तो उनका अपना चॉइस है, उसमें मेरा कहने का कुछ नहीं। अगर वो चाहते हैं कि सारे मतलब अच्छा बुरा सब एक जन के सर पे फोड़ दें, तो मुझे लगता है कहीं ये ना हो बाद में अपनी जो गलतियां हैं उसकी जिम्मेदारी भी मोदी जी पे डाल दें, जबकि वो बेचारे तो अपना सब छोड़ के आए हैं काम करने के लिए देश में, और ये लोग हैं काम भी नहीं करेंगे और फिर सारी जिम्मेदारी, ये तो मोदी जी ने बोला था, ये तो मोदी जी ने किया था, तो सारा जिम्मेदारी उनके सर पे डाल देंगे। तो इस तरह के लोग हैं। तो और मुझे लगता है कि इस पार्टी को भी चाहिए कि और नए अच्छे लीडर्स स्ट्रॉन्ग खड़े करने चाहिए। सिर्फ एक ये ब्रांडिंग वाली बात नहीं है, मार्केटिंग की बात नहीं है कि आप एक ब्रांड बना लिया, अब उस ब्रांड से आप मार्केटिंग कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स जो है वो समाज से रिलेटेड है और इसमें आप इंसानों से डील करते हैं। तो इस तरह से इसको मुझे लगता है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे एक पार्टी नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, एक वीडियो सुबह आपका सामने आया
जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नजर आए। जनरली लोगों ने आनंद मिश्रा को देखा होगा, एक सौम्य स्वभाव है, जो भी मिलते होंगे वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि काफ़ी पोलाइट और काफ़ी स्वीटली लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नजर आया। हाँ बिल्कुल, मेरी वर्दी पे जो उंगली उठाएगा ना तो फिर मेरे अंदर का पुलिस जाग जाता है। तो वो रहता है, वो मैं एकदम आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अर्बन नक्सल कहा गया है। हाँ, भाई साहब ने एक किसी इंटरव्यू में मेरे पास आया उसका क्लिप, उसको कहते हैं अर्बन नक्सल हूँ मैं कहा यह तो एकदम मतलब दिमाग नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, समझदारी नहीं है। अर्बन नक्सल का डेफिनेशन, वैसे भी अर्बन नक्सल जो टर्म है ये एक पॉलिटिकल टर्म जो किया गया है, जो कि 2018 से करीब आप देखेंगे ये पहली बार यूज़ हुआ था। उस पुणे में केस हुआ था उसके बाद से, तो जिसमें ये वर्ड यूज़ किया गया था। और जनरली क्या करते हैं ये लोग, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो जिससे लग नहीं पाते, सक नहीं पाते ना, जो डिसेंट करता है या जिसके पास उनसे उनको बात करने का नहीं रहता, तो उनको अर्बन नक्सल बोल के साइड करते हैं। मैं सनातनी आदमी हूँ, हाँ, मैं प्योरली इतना काम किया देश के लिए। मैं खुद नक्सल से लड़ रहा हूँ, सो कॉल्ड नक्सली प्रवृत्ति के लोगों से लड़ रहा हूँ मैं। आप देखिए तो हर तरह का वो काम कर रहे हैं देश के हित में है। और ये एक आदमी आता है और मुझे उल्टा मुझे कह देता है कि मैं इतने साल में क्या कर रहा था। तो सारे जो लोग, मेरे भाई लोग, मेरे सब लोग, हम लोग बॉर्डर्स पे काम कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी काम कर रहे हैं, कल को आप किसी को उठा के अर्बन नक्सल बोल देंगे तो यार फिर तो हमें मतलब अपने वजूद पे आपने हमें क्वेश्चन उठा दिया। और आप मेरी ज़मीन पे आके, मेरे घर में, मेरी जगह पे सिर्फ इसलिए आप मुझसे लड़ भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं अपनी ज़मीन के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बेटा होकर अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहता हूँ और आपको उसमें अपना पॉलिटिकल रोटी सेकना है। तो आप सारी तरह से आप हमारे ऊपर ही आप अटैक करना शुरू कर देते हो, ऐसे वर्ड्स यूज़ करके, अर्बन नक्सल्स एंड ऐसी बातें करके। तो दिस इज़ नॉट डन। तो इसीलिए मेरा आक्रोश बिल्कुल जायज़ है। और मैं कह दूँ कि बंदों को क्लियर होना चाहिए इस बात में कि मैं जितना सौम्य हूँ मैं उतना रुद्र भी हो सकता हूँ। जी, आपने ये भी बात कही कि आपको कई सारे सम्मान भी मिले और उन सम्मान की वजह से ही आज आप जो भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे ऐसे सवाल उठाए जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जो सम्मान मिलते हैं, आप तो फिर पूरे राष्ट्रीय तंत्र पे ही सवाल उठा देते हैं कि अर्बन नक्सल को राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार मिलता है क्या? हाँ, तो ये क्या चीज़ है? और ये भाई साहब को चाहिए कि अपनी ये गंदी जो ओछी पॉलिटिक्स और ये मानसिकता है जिसका इन्होंने दर्शा दिया, जिस दिन उन्होंने मेरे नाम का बंदा खड़ा किया, जब अपने हार मान लिए और उन्होंने उसको खड़ा कर दिया, उस दिन इन्होंने दर्शा दिया था कि ये तो हार चुके हैं और उसके बाद से इस तरह की बेकार चीज़ें इनकी शुरू हो चुकी है और अभी और भी करेंगे ये लोग, ऐसे भद्दी चीज़ों में जाएंगे। बट आई एम ऑल रेडी टू सेट टू मैं इसको फेस कर लूँगा। एक और सवाल है मेरा, जिस तरीके से बाहरी भीतरी की बात आपने कही, अभी एक और जो आपका डमी कैंडिडेट खड़ा किया गया है उसके बारे में बात की गई, तो डमी कैंडिडेट को खड़ा किया गया, इसके अलावा और भी आपके चुनाव चिन्ह की अगर बात की जाए तो चुनाव चिन्ह को लेकर भी आपको सामने आकर के एक वीडियो में बोलना पड़ा कि आपका चुनाव चिन्ह सेब है और नंबर पहले आपका 7 था उसको 8 कर दिया गया। तो बहुत तरीके के जो परेशानियां हैं, जो अड़चन अगर कही जाए, वो राहों में आपके आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से कैसे डील कर रहे हैं? नहीं, डील हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र के लिए अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ। और मेरा जो मकसद है इस पूरे चीज़ के लिए, मैं क्यों खड़ा हुआ इलेक्शन में, वो मकसद बहुत पाक साफ है, क्लियर है, और वो आने वाला वक्त आपको क्लियर कर देगा, बता देगा। और अभी ये भाई साहब और इनके टाइप के जो लोग हैं, वो एक मंडली बन के, ये सारे जितने हैं ना कि इनको राजनीति लूट खसोट के लिए एक माध्यम बना रखा है, जीने खाने के लिए माध्यम बना रखा है। तो ऐसे सारे लोग साथ में मिल रहे हैं और ऐसी हरकतें करेंगे और कर रहे हैं और भी करेंगे, अभी ख़त्म का 2-3 दिन और करेंगे और करते रहेंगे ये। तो इन ऐसे लोगों को ही ये पॉलिटिकल जो सीन है उनसे निकाल बाहर फेंकने का टाइम आ गया है और इनको बता देना है कि भैया आपको पैसे कमाने तो बिज़नेस करिए, राजनीति में मत आइए। तो ये सब चीज़ें इनको क्लियर कर देना है, क्योंकि जो चल रहा है, मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं बहुत सारी बातें जो बोलना नहीं चाहता अभी, बट मुझे पता चल रहा है कि कौन किस उद्देश्य से यहाँ पे आया हुआ है। और मैं चाहूँगा कि हमारी जो जनता है इस बात को बढ़िया से समझे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो हमारे बच्चों को कहते हैं कि लफुआ हैं, हमारे साथ जो घूमते हैं युवा को लफुआ कहते हैं, कि जो हमारे साथ घूम रहे हो लफुआ हैं, और उनके साथ जो घूम रहे हो वो महात्मा हैं। हाँ, तो मतलब ये कह के वो हमारी जनता का अपमान करें ना। आप हमसे ही वोट मांग रहे हैं, आप हमें ही अपमान करें, हमारे बच्चों को गाली दे रहे हैं। पहले हमारे बच्चों को लफुआ कहते हैं, फिर मुझे आप अर्बन नक्सल कहते हैं। तो जिससे वोट मांग रहे हैं, तो ये जनता देख रही है ना कि अगले 5 साल में अगर वो आदमी आ जाता है यहाँ पे MP बन के, तो हमारी ज़िंदगी का झंड कर देगा वो आदमी पूरी तरह से।
अच्छा, जहाँ तक अभी डमी कैंडिडेट्स की बात की गई, अभी हमने आपसे चर्चा की, तो जब आपको पता चला कि इस तरह के कैंडिडेट को भी खड़ा किया गया है, अगर उसकी तस्वीर हम लोग सामने से देखें तो वो बिल्कुल अलग है, और जो पत्र है उसमें तस्वीर अगर हम लोग देखें तो हूबहू आपकी तरह का हुलिया तैयार किया गया है। तो जब पहली बार आपने उसको देखा तो क्या रिएक्शन था? नहीं, मैं पूछा तुम ही हो भाई, तो वो कहता हाँ वे यार, तो फोटो और इसमें तो एकदम अलग हो। तो वो कहता वैसे ही है, क्या करूँ मैं, तो फोटो एडिटेड है। मैंने सोची इसे का लेके कंप्लेन भी किया मैंने। आई एम शॉक्ड कि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर। उसने नाम भी गलत दिया है। उसका नाम आनंद मिश्रा नहीं है, उसका नाम आनंद कुमार मिश्रा है, जो कि आप उसका पैन कार्ड का डिटेल्स निकलवा लीजिए, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक फ़ोन कॉल पे आपको मिल जाएगा। तो उसके ऊपर भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो आई एम लाइक सरप्राइज एंड शॉक्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा? अच्छा, अब कुछ सवाल है, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि जनता के बीच में आपको भी जाना है। तो देखिए, बाहरी और भीतरी का भी मुद्दा लगातार उठ रहा है। मिथिलेश तिवारी को लेकर के कहा गया कि अश्विनी चौबे जी, तो उनका टिकट जब कटा तो लगातार लोग ये कह रहे थे कि या तो आपको ही टिकट मिलेगा, लेकिन अचानक से मिथिलेश तिवारी जी की एंट्री होती है तो ये मुद्दा भी उठ करके अभी रिसेंटली अश्विनी चौबे जी के एक बयान आया है, जिसको आपने देखा होगा अगर, तो उन्हें बड़े साफ तरह से उन्होंने पूरी चीज़ का क्लियर कर दिया है बक्सर की जनता के लिए कि किस तरह से मिथिलेश तिवारी जी ने उनको खंजर भोंका, किस तरह से उनके साथ रह के उनके साथ गद्दारी करके ऐसी सारी चीज़ें करवाई ताकि उनका टिकट कटे और उनको वो टिकट मिल सके। तो अब ऐसे आदमी के बारे में आगे मैं क्या बोलूँ। ऐसे आदमी अगर हमारे, देखिए क्या होता है ना कि अपनी मिट्टी, अपनी माँ, अपनी बहन, इज़्ज़त की बात होती है, प्राइड की बात होती है। आप ऐसे इनको किसी के ऐसे के हाथ में नहीं देते जो इतना छल कल बल वाली चीज़ें करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। अभी से जो आदमी इतना मैनिपुलेटिव है वो 5 साल में हमें बर्बाद कर देगा, हमारे बक्सर क्षेत्र को बेच खाएगा। और बदतमीज़ी का तो आलम नहीं उनका, तो मेरे साथ खुद बदतमीज़ी कर चुके हैं, पब्लिकली 2 बार बदतमीज़ी पहले कर चुके हैं। पहले जब मैं ज्वाइन करने गया तब सबके सामने, और प्रत्यक्षदर्शी है उसके। तो इस तरह का, तो मेरा इसे लड़ना और ज़रूरी है कि अब ऐसे आदमी को तो मैं नहीं लेने दूंगा हमारा क्षेत्र, कभी नहीं लेने दूंगा। तो ये भाई जब देखा कि यार ये तो पूरा बक्सर इसके साथ हो गया, ये जीत रहा है, तो अब ये कहीं ना कहीं इसको खड़ा करके मुझे हराने चाहते हैं ताकि इनका पॉलिटिकल करियर बचा रहे। और कहीं कहीं राजद जो है उसको ये लोग सपोर्ट करके राजद को निकलवाना चाहते हैं, और इस अपनी गलती को छुपाने के लिए मुझे एजेंट का नाम देते हैं। सोचिए, अभी जब रिजल्ट आएगा ना तो आप देख लीजिएगा कौन कितने नंबर पे है, तो कौन किसका वोट काटा है और कौन राजद का एजेंट है। अच्छा, एक सवाल कि जब भी कोई चुनाव लड़ता है, कोई भी प्रत्याशी होता है, तो जिस भी पार्टी से होता है तो उस पार्टी का सपोर्ट एक मिलता है, और कई सारे ज़िला अध्यक्ष होते हैं या फिर जो भी लोकल लेवल पर जो नेता होते हैं वो हमेशा सपोर्ट में लगे रहते हैं। अगर आपकी बात की जाए तो अकेले पड़ चुके हैं, कितना प्रेशर है आपके ऊपर, हर चीज़ आपको जान के खुशी होगी। अकेले शुरुआत किया था मैंने, लेकिन आज मोर देन 60% भाजपा मेरे साथ है। जो उनके जितने भी मेंबर्स हैं, 4 पूर्व जिलाध्यक्ष मेरे साथ हैं, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मेरे साथ हैं। और यही नहीं है, आसपास के ज़िलों के कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ हैं, जो यहाँ के कुछ कम्युनिटी लीडर्स हैं वो हमारे साथ हैं। अब मतलब अब आपको मैं और नहीं बोलूँगा, वो टैक्टिकल मिस्टेक होगा बता देना और कौन कौन हमारे साथ है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ हैं कि अगर आप उसमें रिसर्च में जाएंगे तो आपको पता चलेगा शायद आज के दिन में सबसे मजबूत प्रत्याशी मैं ही हूँ। बिल्कुल, ये तो लग रहा है बक्सर में देखकर। जी बिल्कुल, ये सच है, क्योंकि बक्सर लड़ी है चुनाव, ये बक्सर की जनता लड़ रही है, मैं तो एक माध्यम हूँ। और इसलिए अब की बार ये चुनाव बक्सर की जनता लड़ रही है, बक्सर की जनता जीतेगी, बक्सर जीतेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे अब आपने जो आखिरी सवाल का बहुत लंबा जाने वाला है, मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बताऊँगा। मैं यहाँ अवसर क्रिएट करना चाहता हूँ, शॉर्ट में बोलता हूँ। बच्चों की पढ़ाई, युवा की कमाई, बुजुर्गों की दवाई, ये इंश्योर करना है। जो मैंने आपको कहा कोई सुनवाई नहीं है, वो इंश्योर करना है। यहाँ कोई अवसर नहीं है, वो इंश्योर करना है। और ये सब किन किन माध्यमों से इंश्योर होगा? ये बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर क्रीड़ा स्पोर्ट्स, हमारा बेहतर आर्ट एंड कल्चर, और जो ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट होता है, एक माहौल होता है किसी क्षेत्र का, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना, हमारा जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है उसको बेहतर करना, मतलब उसके ऊपर हमारे चीज़ों को संजोना, उसके साथ हमारा पूरा का पूरा जो कृषि व्यवस्था है उसको बेहतर करना, और पूरा जो इकोनॉमी है हमारा उसको एक बूम देना इस लोकल इकोनॉमी को, क्योंकि मुझे पता है कि वो इकोनॉमी जैसे बूम होगी बहुत सारी चीज़ें अपने आप से सॉर्टेड हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आनंद मिश्रा से खास बातचीत हो रही थी, और ऐसे में चुनाव के मैदान में उतरे हैं
और कितना चुनौतीपूर्ण है या फिर चुनाव इजीली निकलेगा, ये खुद हमें आनंद मिश्रा ही बता रहे थे। जनता के क्या मुद्दे हैं ये भी हम उनसे जानते हुए नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, बक्सर।